हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 28 जनवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए, हाल ही में 2021 के लिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें 180 देशों को जगह दी गई है, जिसमें भारत 85वें स्थान पर है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 2020 में भारत इस सूचकांक में 86वें स्थान पर था। एक रैंक भारत ने अच्छा किया है, यानी 2021 में भारत किस स्थान पर आ गया है? 85वें स्थान पर। अब इस सूचकांक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन्हें भी याद रखिए। इस सूचकांक को किसने जारी किया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। और इस सूचकांक में डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, ये तीनों देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। 180 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया है और सबसे अंतिम स्थान पर है अफ्रीकी देश दक्षिणी सूडान। ठीक है, तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर तैयार किया जाता है। 2021 के सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये भारत की महारत्न कंपनी है। इसके हाल ही में CMD बने हैं पुष्प कुमार जोशी। ऑप्शन सी राइट आंसर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट, 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का हाल ही में निधन हो गया है? तो काफ़ी प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना थी मिलीना साल्विनी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अच्छा, ये बताइए, कथकली जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है? तो ये केरल का क्लासिकल डांस है, यानी मिलीना साल्विनी ये केरल की थी, लेकिन ध्यान में रखिए इटली में जाकर बस गई थी, इसलिए भारतीय इटालियन थी। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। 2019 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड यानी PMC बैंक को किस बैंक में विलय की मंजूरी दे दी है? तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि PMC बैंक जो है ये कई महीनों से प्रतिबंधित था। RBI ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने PMC बैंक को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ विलय की मंजूरी दे दी है। तो इन दोनों बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया है, PMC बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ठीक है, यानी अब PMC बैंक की सभी शाखाएं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। आपको बता दें कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये भारत का नया बैंक है। 1 नवंबर 2021 को स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में ये कार्य करना शुरू किया था। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये सेंट्रम ग्रुप और भारत पे के बीच एक संयुक्त उद्यम है, यानी ये दोनों कंपनियों का ये संयुक्त उद्यम है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1964 में टोक्यो ओलंपिक में किसकी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? तो देखिए, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि उस समय के कप्तान रहे थे चरणजीत सिंह और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था और भारतीय हॉकी टीम के उस समय के कप्तान थे चरणजीत सिंह। एक हैं चरणजीत सिंह चन्नी जो कि वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और ये हैं चरणजीत सिंह जो कि भारत के पूर्व हॉकी प्लेयर हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अच्छा, ये बताइए, ये जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था, इसमें भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। ओलंपिक से रिलेटेड आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, क्योंकि हाल ही फिलहाल में टोक्यो ओलंपिक हुआ है, तो इन सभी फैक्ट्स को याद रखिएगा। कौन सा संस्करण था ये? टोक्यो ओलंपिक जो है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 32वां संस्करण था और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7 पदक। 1 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। और पदक तालिका में भारत 48वें स्थान पर रहा। एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है टोक्यो ओलंपिक 2020 के? नीरज चोपड़ा। और इस खेल का आयोजन कब से कब तक किया गया था? 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में जापान के राजधानी टोक्यो में।
और टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था, यानी मोट्टो यूनाइटेड बाई इमोशन। ठीक है। अगली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? पेरिस में किया जाएगा 2024 में। एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एक होता है शीतकालीन ओलंपिक। ये जो टोक्यो में आयोजन किया गया ओलंपिक खेल का, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। ठीक है। प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में। ठीक है। अब हम बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक खेल के बारे में। शीतकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी 1924 में और प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था फ्रांस के चामोनिक्स में। शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन यानी समर ओलंपिक। ठीक है। 2022 में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा और ये 24वां संस्करण होगा। और इसी ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन बनाए गए हैं हरजिंदर सिंह। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है। अगली बार यानी 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इटली में, इटली के मिलानो कोर्टिना में। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो देखिए ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जो कि काफ़ी मशहूर लेखक हैं। ठीक है। इसी तरह से इनकी और भी पुस्तकें हैं, जैसे कि ए लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस, ए लिटिल बुक ऑफ फ्रेंडशिप, ए लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग, और ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। इसी तरह से एक और मिलता जुलता नाम है ए लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। तो ए लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं बौद्ध गुरु दलाई लामा, तो इसे भी याद रखिएगा। और ए लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट जो पुस्तक है 2021 में ही लॉन्च की गई थी। और रस्किन बॉन्ड की एक और पुस्तक है जो कि 2021 में आई, इसे भी याद रखिएगा, इट्स ए वंडरफुल लाइफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया? तो हाल ही में इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया गया 27 जनवरी को। हर साल 27 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। 2022 का थीम याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 का विषय है मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस, यानी स्मृति, गरिमा और न्याय। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस को ही हॉलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस कहा जाता है। ठीक है। तो ये दिवस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की याद में मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है नाजी प्रशासन ने बहुत सारे यहूदियों की हत्या कर दी थी। इसी याद में हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब स्थापित किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसे किसने स्थापित किया है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और एनर्जी सुपर मेजर बीपी का संयुक्त उद्यम है, जिसका नाम है रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड। इसी के द्वारा यह हब स्थापित किया गया है और इस तरह से यह भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग हब है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में स्थापित किया गया है। नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ से जो टॉप करंट अफेयर बने थे फटाफट रिवीजन कर लीजिए। हाल ही में यहाँ की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त में कोचिंग और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च किया है। सरकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुँचाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने श्रमिक मित्र योजना लॉन्च किया है। बच्चों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस ने एक पहल लॉन्च किया है, इसका नाम है अभया पहल। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेंटर द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभिनेता सोनू सूद। समाज के कमजोर वर्गों से स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए और उन्हें शिक्षित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम है उन्नति। और बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अभियान लॉन्च किया गया है, इसका नाम है आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान। नई दिल्ली के पूसा में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया गया है। भारत का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में ही स्थापित किया गया है।
और हाल ही फिलहाल में प्रथम खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का आयोजन दिल्ली में किया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल स्थापित किया गया है। ठीक है, दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। 2 राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। सीएम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में जिलों की संख्या 11 है। यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DN पटेल। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। चलिए अगला क्वेश्चन। 27 जनवरी 2022 को किसकी मेजबानी में प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए। तो हाल ही में वर्चुअली तरीके से प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया भारत की मेजबानी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, तो इस सम्मेलन का ये पहला ही संस्करण था और इस सम्मेलन में अफगानिस्तान में उभरती स्थिति और क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। यानी इस सम्मेलन में मुख्य रूप से चर्चा का विषय था अफगानिस्तान। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये प्रथम संस्करण था इस सम्मेलन का। अब हर 2 साल पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगली बार इस सम्मेलन का आयोजन 2024 में किया जाएगा। ठीक है, और प्रथम संस्करण का आयोजन भारत की मेजबानी में किया गया। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो देखिए, ब्रांड फाइनेंस ने हाल ही में 2022 के लिए ग्लोबल 500 रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड है एप्पल कंपनी, जो कि अमेरिकन कंपनी है। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यूएशन $355.1 बिलियन दर्ज किया गया, जो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है। और ध्यान में रखिएगा, एप्पल ही वो कंपनी है जो $3 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, वहीं टिकटॉक इस सूची में 18वें स्थान पर है और ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड घोषित किया गया है। इसकी ब्रांड वैल्यू 2021 में $18.7 बिलियन थी, जो कि 2022 में बढ़कर हो गई है $59 बिलियन। वहीं भारतीय कंपनी की बात करें तो भारत का टाटा समूह भारत और दक्षिण एशिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड है और टॉप 100 में टाटा समूह जो है ये देश का इकलौता ब्रांड है। ये 78वें स्थान पर है। टाटा समूह की ब्रांड वैल्यू है $23.9 बिलियन। एप्पल कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1976 को। इसके फाउंडर हैं यानी संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन। मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया को ही विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। एप्पल के चेयरमैन हैं आर्थर डी लेविंसन और एप्पल के CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं टिम कुक। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए एक बार। 2022 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, 2022 के लिए पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। 3 तरह के पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके 4 लोग विजेता बने हैं 2022 के लिए। इन चारों का नाम याद रखिए, प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह और भारत के प्रथम CDS थे बिपिन रावत। किस राज्य ने 13 नए जिले बनाने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 13 जिले हैं, 13 और जिले बनाए जाएंगे, यानी कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 26। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 9.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 9%। ओमिक्रॉन वायरस के परीक्षण के लिए किसने ओम नामक स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट विकसित किया है? CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, और ओमिक्रॉन वायरस के परीक्षण के लिए एक और किट विकसित किया गया है, उसका नाम है ओमिश्योर। उसका विकास किसने किया है? टाटा मेडिसिन ने। ठीक है, RT-PCR का फुल फॉर्म बताइए। RT-PCR का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। निम्न में से किस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने।
आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन दो राज्यों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने। 5 साल की अवधि के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनोदानंद झा। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, पुरातत्वविद और पुरालेखविद का 91 साल की उम्र में निधन हो गया? रामचंद्र नागास्वामी। पुरुष एकल वर्ग में 2022 मेलबर्न समरसेट 1 का खिताब किसने जीता है? स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 95 लाख रुपए। वहीं छोटे राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 54 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है। अब फटाफट पिछले क्विज का आंसर जान लीजिए। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में भारत सरकार ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए किस बैंक के साथ 442.26 मिलियन यूरो ऋण हेतु समझौता किया है? इस बैंक का नाम है KfW बैंक ग्रुप, जो कि जर्मनी का एक विकास बैंक है। इसी के साथ समझौता किया गया है। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, महिला सिंगल वर्ग में 2021 ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय ने जीता है? दूसरा क्वेश्चन है, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।